गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे। ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों के साथ रहिए और अपने जो आपकी लाइफ जो ज़िंदगी मिली है उसमें आगे बढ़ते रहिए। चलिए आज हम बात करेंगे टैक्स रिलेटेड इशू, टैक्स से संबंधित जो इशूज़ है, कैसे कब टैक्स डिडक्ट होता है, कौन सा पर्सन किस इनकम लेवल पर टैक्स के लिए एलिजिबल होता है और यदि टैक्स नहीं भरा जाता है तो उस पर क्या पेनाल्टी लगती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया में प्रिवेल करता है, इसी के तहत सारे टैक्सेशंस लॉ फॉलो होता है। इसके तहत दो कैटेगरी आते हैं, एक तो सैलरी कैटेगरी है, एक अदर देन सैलरी। जो भी सैलरी पेशा वाला व्यक्ति है उसका सेक्शन 192 के तहत टैक्स कटता है। जो अदर देन सैलरी है उसका 194 के तहत टैक्स कटता है। उसमें भी सब अलग अलग कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स, जॉब्स, सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन मोटा मोटी हम देखेंगे तो दो कैटेगरी में, मेनली सैलरीड, अदर देन सैलरीड। सैलरीड हो गया सेक्शन 192 के तहत टैक्स के लिए एलिजिबल होता है और अदर देन सैलरी 194 सेक्शन के तहत टैक्स पेमेंट्स के लिए एलिजिबल होता है। तो आइए हम बात करेंगे। सबसे पहले बैंक से शुरुआत करते हैं कि बैंक्स में किस किस तरह की इनकम में, यदि बैंक्स में हम पैसा जमा करते हैं और बैंक में हमारा पैसा रहता है तो किस किस कंडीशन में हमें टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहला होता है, सबसे जो कॉमन खाता होता है पब्लिक के साथ में, जो भी बैंक्स के ग्राहक होते हैं उनका होता है बचत खाता। जो नॉर्मल बचत खाता कोई भी व्यक्ति जाके इसे खुला सकता है, जो भी उनकी थोड़ी बहुत आमदनी है उस आधार पे अपना वो जमा करते हैं और रेगुलर लेन देन करते हैं। तो सेविंग इंटरेस्ट में जो भी सेविंग पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब सेविंग डिपॉजिट्स पे जो भी टैक्स अर्न होता है, तो याद रखिएगा सेविंग डिपॉजिट जो बचत खाता है, चालू आप उसको बचत खाता कह रहे कि जो लेन देन वाला जो आपका अकाउंट्स है उस पे जो टैक्स लगता है, जो आप इनकम, आपको इंटरेस्ट इनकम लगता है, उस इनकम के अगेंस्ट में टैक्स देना पड़ता है, उस पे कोई टैक्स नहीं लगता है। यदि वही आपका फिक्स डिपॉजिट जमा पूंजी है या रेकरिंग डिपॉजिट है तो उसमें यदि आपका इंटरेस्ट इनकम, यदि बैंक आपको इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर एक साल में पे करती है तो 50,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है उस पर 10% के हिसाब से टैक्स बैंक आपसे बिना जो कंसेंट लिए रहते हैं अकाउंट खोलने के वक्त में उसके आधार पर काटता है और फिर वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आपके पैन नंबर पे जमा हो जाता है। यदि यही पैन नंबर आपके खाते पे ना हो तो इस केस में 20% टैक्स जमा करना होता है। और यदि कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 साल से ऊपर है, तो उस केस में यदि उनकी फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट की आमदनी या इंटरेस्ट बैंक 1 लाख से ऊपर पे करती है तब उनको 10% के हिसाब से टैक्स बैंक काटती है और गवर्नमेंट के अकाउंट में उस कस्टमर के पैन पे जमा कराती है। जैसे आपका एग्जाम्पल जो भी उस इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट्स होता है उस पर इनकम टैक्स लागू होता है, जिसको हम टैक्स TDS बोलते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब पैसा आपका है, ब्याज आपके पैसे पे मिला और उस ब्याज पे जो बैंक TDS काटती है गवर्नमेंट के आदेशानुसार, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके तहत, तो इसलिए उनको TDS एट सोर्स किया जाता है। मतलब जहां आपने जमा किया उनकी ड्यूटी है, जहां कोई नौकरी कर रहा है उनकी ड्यूटी है उनके टैक्स को गवर्नमेंट के नियमानुसार काटना और गवर्नमेंट के खातों में जमा करना, जो हमारी इतनी जो मूलभूत सुविधाओं हैं उनके विकास में सहयोग आता है। कुछ फॉरेन करेंसी के अकाउंट होते हैं, जैसे FCNR, NRE अकाउंट्स पे TDS अप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन यदि वही NRO अकाउंट है तो उस पर TDS अप्लीकेबल होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट। अब हम बात करते हैं 15G और 15H के बारे में। दो कैटेगरी के, एक जो भी खाता धारक है उनके द्वारा एक अंडरटेकिंग होता है जो बैंक्स को देना होता है और वो अंडरटेकिंग 1 साल के लिए वैलिड होता है। यदि व्यक्ति 60 साल के नीचे है
तो उनको 15G जमा करना होता है। यदि वो व्यक्ति 60 साल से ऊपर का है यानी सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 15H जमा करना होता है। यह अंडरटेकिंग इसलिए मात्र होता है कि उनका जो भी एस्टिमेटेड इनकम है उस साल का, जो भी उनका आने वाला आमदनी है वो टैक्स फ्री है। जो लिमिट तक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस लिमिट तक टैक्स नहीं लगेगा, वह एक अंडरटेकिंग है। इसलिए बैंक्स उस केस में एडवांस में कोई टैक्स पेमेंट या टैक्स नहीं डिडक्ट करती है। इसी के लिए 15G और 15H फर्म होता है, जिनको डुप्लीकेट कॉपी में 2 कॉपी में बैंक्स में जमा करते हैं। बैंक वालों उनको जो भी बैंक्स में खाता है उनका वहाँ पे वो जमा करेंगे और वो डिजिटल तरीके से भी अप टू डेट कर सकते हैं। यदि 15 फिर वो अलॉटमेंट के बाद वो एक यूनिक नंबर मिलता है, उस यूनिक नंबर के साथ उनको एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है और वह 15G और 15H 1 साल के लिए वैलिड होता है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, जो अप्रैल से मार्च तक इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में चलता है। और इनको साल में वो चाहे किसी भी टाइम पे दे तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। और वो इनकम टैक्स में एक फिक्स डाटा होता है जो वो चेंजेबल नहीं होता है। इनकम टैक्स के साइड से वो चेंज नहीं किया जाता है। जो भी अंडरटेकिंग आप देंगे वो वैलिड रहेगा। फिर बैंक उस 15G और 15H को जो भी उनके पास समय समय आते रहते, कुछ कस्टमर ने अप्रैल में खाते खुलाए, कुछ ने जुलाई में खाता खुलाया, तो जो भी क्वार्टर होता है, एक तिमाही होता है, एक तिमाही के 15 दिन के बाद जो भी 15G 15H फॉर्म होता है 15 दिन के अंदर उनको इनकम टैक्स पोर्टल पे अप टू डेट करना होता है, जिससे उनका टैक्स डिडक्शंस रोका जा सके। और जो भी इससे रिलेटेड रिकॉर्ड्स होता है बैंक्स के अंदर में, इनको 7 साल तक प्रिजर्व करना होता है। कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या ऑफिशियल कभी उस अकाउंट के बारे में पूछ सकते हैं जो बैंक्स जवाब देने के लिए बाध्य है, और उनको 7 साल तक उस रिकॉर्ड्स को उस कस्टमर के अकाउंट के लिए मेंटेन करके रखना होता है। अब हमने बैंक खातों की बात करी, अब देखेंगे किस किस स्थितिज़ में फिर जो टैक्स डिडक्ट होता है वो जो भी पर्सन होता है रिस्पॉन्सिबल, जो सर्विस लेता है, जो उनको जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर्स का जो भी सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको जो पेमेंट्स होगा, यदि कॉन्ट्रैक्टर को सिंगल पेमेंट्स 30,000 का किया जाता है या एग्रीगेट पेमेंट वो कॉन्ट्रैक्टर 1 लाख तक या 1 लाख से अधिक प्राप्त करता है, तो उस केस में उनसे 1% TDS जो भी पेमेंट्स बनेगा उस पर डिडक्ट किया जाएगा। सिंगल पेमेंट 30,000, एग्रीगेट पेमेंट्स 1 लाख से ऊपर 1 साल के अंदर होता है, उस पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए तो 1% TDS डिडक्ट करेंगे। इंडिविजुअल और HUF के केस में यदि इंडिविजुअल और HUF के छोड़ के कोई अदर एंटिटीज है तो उस केस में हम 2% टैक्स डिडक्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स के लिए। और यह इनकम टैक्स धारा 194C के अंतर्गत आता है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट होता है वो धारा 194C के अंतर्गत आता है। यदि वो कोई ब्रोकर है और वो कमीशन प्राप्त करता है या कमीशन हम पेमेंट करते हैं और वह कमीशन यदि 1 साल में 20,000 से अधिक है, लेकिन यदि वही इंश्योरेंस एजेंट होता है तो यह नियम उसमें लागू नहीं होता है, उनका कुछ अलग क्लासिफिकेशन से। यदि वो नॉर्मल ब्रोकर है और कमीशन पाता है, यदि कमीशन की राशि 20,000 से अधिक है 1 साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में जो भी पेइंग एजेंसीज है जो भी पे कर रहे हैं वो 5% TDS डिडक्ट करके उनको पेमेंट करेंगे। और यह धारा इनकम टैक्स 194H के अंतर्गत आता है। इनकम टैक्स धारा 194I के तहत यदि कोई व्यक्ति रेंट देता है या लेने वाला व्यक्ति जो रेंट प्राप्त होता है, यदि वह रेंट 50,000 महीने से अधिक है और रेंट यदि प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर दिया जाता है, कई लोग होते हैं फैक्ट्रियाँ रेंट पे ले लेते हैं फिर चलाते हैं, यदि वह रेंट पे है और उसकी भाड़ा 50,000 महीने से अधिक है तो उस केस में उनको 2% TDS देना होता है। यदि वही लैंड बिल्डिंग या कोई फर्नीचर फिक्सर है तो उस केस में TDS 10% होता है। मतलब रेंट में 2 कैटेगरी हो गए, प्लांट एंड मशीनरी। यदि प्लांट एंड मशीनरी है तो 2%, वही लैंड बिल्डिंग्स या फर्नीचर फिक्सर है तो वहाँ हम 10% टैक्स डिडक्ट करते हैं और उनके पैन पे जो भी उनकी इनकम है
उसके आधार पर हम डिडक्ट करते हैं, जो 50,000 महीने से अधिक होता है। दूसरा है प्रोफेशनल सर्विस। कोई प्रोफेशनल है और यदि वो सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका जो भी पेमेंट है यदि 30,000 से अधिक है तो उसमें हम TDS 10% प्राप्त करते हैं। वही यदि टेक्निकल सर्विस है तो वहाँ हम 2% TDS डिडक्ट करते हैं। और आप काफ़ी भली भांति अवगत है कि बैंक्स में जो हम कैश निकालते हैं, जो कैश विड्रॉल्स करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उस पे भी हमें TDS देना होता है। तो इसके 2 कंडीशन है। इसको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। जनरली जो व्यापारी वर्ग होते हैं वो अपने कैश विड्रॉल्स दैनिक लेन देन के लिए बैंकों से उनको ज़रूरत पड़ती है, लेबर पेमेंट्स के लिए या डिफरेंट मैनेजमेंट्स के लिए। तो इसको 2 कैटेगरी बनाया गया है। यदि वह व्यक्ति या जो भी व्यापारी है, जो भी इंडिविजुअल्स है, एनी वन एंटिटीज़ डिफाइंड बाय द इंडियन लॉज, जो भी व्यक्ति या व्यक्तित्व है, यदि 3 साल के अंदर उन्होंने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और यदि वह 20 लाख से ऊपर और 1 करोड़ से नीचे कैश विड्रॉल करता है तो उस पर 2% TDS उनको देना पड़ता है। यदि यही राशि 1 करोड़ से ऊपर है तो वहाँ उनको 5% TDS देना पड़ता है, जो काफ़ी हाई अमाउंट है। और दूसरा कंडीशन है, यदि वो 3 साल के अंदर कभी एक या अधिक साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उस केस में 1 करोड़ से ऊपर उनको 2% TDS देना पड़ता है। मतलब 1 करोड़ से नीचे कोई भी TDS नहीं लगती है, 1 करोड़ से ऊपर 2% TDS देना पड़ता है। हम इसको फिर रिपीट करते हैं, TDS ऑन कैश विड्रॉल्स, मतलब जो भी हम बैंक से निकासी करते हैं उसके भी ऊपर हमें टैक्स देना होता है, TDS देना होता है, जो बैंक डिडक्ट करती है। सबसे पहला है, यदि कोई व्यक्ति 3 साल के में कोई किसी भी साल का जो प्रीवियस 3 साल है कभी भी कोई रिटर्न नहीं फाइल किया इनकम टैक्स का, तो उनको यदि 20 लाख से, मतलब 20 लाख तक तो फ्री है, 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ करते हैं तो 2% TDS लगता है। यदि वही राशि 1 करोड़ से ऊपर है तो उनको 5% TDS लगता है। यदि 3 साल में 1 या अधिक साल के लिए उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उस केस में 1 करोड़ से ऊपर 2% TDS देना होता है, 1 करोड़ तक कोई TDS नहीं लगता है। और TDS जो हम गुड्स परचेज करते हैं उसके ऊपर भी TDS लगता है। ये सेक्शन 194Q के तहत आता है। इसके तहत यदि कोई परचेजर है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी तरह तरह के सामाने उनके अपने उपयोग के हेतु खरीदती है, यदि उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और जो खरीदी की जाने वाली वस्तु की वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो उस केस में 0.1% TDS डिडक्ट होता है। यदि वेंडर इस केस में पैन नंबर नहीं देता है तो वहाँ पे 5% TDS डिडक्ट होता है। जो भी संस्था है वो जो भी TDS डिडक्ट करती है उनका दायित्व तो होता है कि वो टाइम से अपना जो भी TDS डिडक्ट किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनको क्रेडिट करे। तो इनकी कुछ टाइम लिमिट होता है। हर एक मंथ में जो भी TDS डिडक्ट होता है वो 1 सप्ताह के जो भी मंथ का क्लोजिंग डेट होता है उससे नेक्स्ट 1 वीक में उनको सारे TDS जमा करना होता है। यदि लेकिन यही मार्च के केस में उनकी वैलिडिटी 30 अप्रैल तक होता है, तो मंथ एंड में 1 सप्ताह के अंदर यदि मार्च का महीना है तो उनको 30 अप्रैल तक का टाइम मिलता है जमा करने के लिए। और इसके कुछ स्टेटमेंट होते हैं। इसके मेनली 3 स्टेटमेंट होते हैं। जैसे सैलरी कैटेगरी हमने बात करी थी, इसके लिए फॉर्म 24Q होता है, 24Q फॉर सैलरी, अदर देन सैलरी 26Q। ये दोनों रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए लागू होता है, 24Q और 26Q। फिर 27Q जो फॉर्म होता है वो नॉन रेसिडेंट्स के लिए लागू होता है। ये स्टेटमेंट उनको जमा करना होता है जो भी हम टैक्स डिडक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में। इसके तहत जो भी TDS डिडक्ट करने की इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके क्वार्टरली स्टेटमेंट्स भी जमा करना होता है, जो क्वार्टर एंड होने के 30 दिन के अंदर उनको जमा करना होता है। यदि जून में क्वार्टर एंड होती है तो उनको, या अप्रैल में क्वार्टर एंड होती है तो 30 मई तक, मतलब नेक्स्ट 30 डेज तक उनको जमा करना होता है। यदि इनमें TDS सर्टिफिकेट भी, जो भी टैक्स डिडक्ट की जाती है उसके अगेंस्ट में TDS सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है।
तो जो सैलरी होल्डर है उनका फॉर्म 16 होता है, और जो नॉन सैलरी होल्डर है वो फॉर्म 16A होता है, जिनके तहत डिफाइंड टाइमलाइंस है। यदि 16A है तो वो 15 दिन, ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर उनको इशू करना होता है। यदि वो TDS व्यक्ति डिडक्ट कर लिया और डिपॉजिट नहीं करता है तो उसके लिए कुछ पेनाल्टी प्रोविजंस किया गया है इनकम टैक्स के तहत। यदि इनकम टैक्स डिपॉजिट नहीं किया गया तो इस केस में जो भी इनकम टैक्स, जो टैक्स का अमाउंट प्लस 18% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट के साथ उनको पेनाल्टी के रूप में पेमेंट्स करना होता है यदि वो डिपॉजिट नहीं करता है। तो यदि वही डिडक्ट नहीं हुआ है तो 12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होता है। 2 कंडीशन हो गई, यदि नॉन डिपॉजिट है तो 18% टैक्स लगता है, यदि नॉन डिडक्शन है और डिडक्ट नहीं किया तो उसके इसमें 12% टैक्स लगता है। और यदि वह ये सारे कंप्लाइंस क्वार्टरली स्टेटमेंट जमा करने तक पूरा कर लिया जाता है, जो भी कमियां हैं तो उस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगता है। तो ये बहुत बड़ी लाइबिलिटीज होती है, स्टैच्यूटरी ड्यू होती है। इसमें 3 से 7 साल, 3 महीना से लेके 7 साल तक इम्प्रिजमेंट यानी जेल जाना भी पड़ सकता है, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अतः दोनों व्यक्तियों की दायित्व होती है, काटने वालों की भी है, जमा करने वालों की भी, कि वो समय से अपना TDS डिस्क्लोज करे कि हम TDS डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। और जो भी TDS डिडक्ट करता है उनकी भी ड्यूटी है कि वो प्रॉपर चेक करके उनके TDS का डिडक्शन करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करे, जो भी टाइमलाइन फिक्स की गई है, नहीं तो बहुत हैवी पेनाल्टी पे करना होता है। अब हम इनकम टैक्स की कुछ स्लैब्स के बारे में बात करेंगे, जो भी गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट करती है, जो आप सिंपल इनकम टैक्स फाइल करते हो उस समय ज़रूरत पड़ता है। तो इसमें सबसे पहला मैंडेटरी है कि यदि किसी भी व्यक्ति का इनकम 5 लाख से ऊपर है तो उनको मैंडेटरीली वो ऑनलाइन ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। तो करंट ईयर मतलब जो भी फाइनेंशियल ईयर है 25-26 है और असेसमेंट ईयर 26-27 है, उसके लिए जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि इनकम 0 रुपये से 4 लाख तक है तो इसमें इनकम टैक्स की रेट है नील है, मतलब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगना है। यदि वही इनकम 4 लाख से 8 लाख है तो इस केस में टैक्स 5% है। यदि 8 लाख से 12 लाख है तो इस केस में टैक्स 10% है। यदि 12 लाख से 16 लाख है तो इस केस में टैक्स 15% है। यदि 16 लाख से 20 लाख है तो इस केस में टैक्स 20% है। यदि 20 लाख से 24 लाख है तो इस केस में टैक्स 25% है, और 24 लाख से ऊपर फ्लैट 30% से। फिर इसको एक बार रिपीट करते हैं। 4 लाख है तो टैक्स नील है, 4 लाख से 8 लाख इनकम है तो 5% है, 8 लाख से 12 लाख है तो इनकम टैक्स चार्ज 10% है। यदि 12 लाख से 16 लाख है तो इनकम टैक्स का रेट 15% है। यदि 16 लाख से इनकम 20 लाख तक है तो टैक्स रेट 20% है। यदि 20 लाख से 24 लाख है तो टैक्स का रेट 25% है, और यदि 24 लाख से ऊपर है तो टैक्स का रेट फ्लैट 30% है। पेनाल्टी के बारे में रिपीट करेंगे। यदि नॉन डिडक्शन है, TDS डिडक्ट नहीं किया गया कंसर्न पर्सन द्वारा तो 12% के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी। यदि टैक्स डिपॉजिट नहीं किया गया तो 18% है। यदि कोई व्यक्ति रिफंड के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पे टाइम से नहीं मिला तो उनको 6% पर एनम के हिसाब से पेमेंट्स करना पड़ेगा। जो भी टैक्स अमाउंट होंगे वो भी, पेनाल्टी अमाउंट होता है टैक्स अमाउंट के बराबर, और उस पर हमें जब टाइम से जमा नहीं करता है तो ये टैक्स देना पड़ता है। नॉन डिपॉजिट के केस में 12, डिडक्शन केस में 12%, नॉन डिपॉजिट के केस में 18%। यदि रिफंड हमें डिले रिसीव होती है तो उस केस में 6%। कुछ सेक्शन है जो इनकम टैक्स के तहत आइडेंटिफाई किया गया है, जो हम आपको पुनः एक बार रिपीट करते हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज़ 194A, सैलरीज 192, ये सारे सेक्शन का नाम है। पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज 194H, पेमेंट ऑन रेंट 194I, पेमेंट टू प्रोफेशनल 194J, पेमेंट ऑफ कैश टू एन अकाउंट होल्डर 194N। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे, कल हम फिर आगे बात करेंगे। धन्यवाद।